नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो संविधान में अनुच्छेद हैं हमारी हिंदी भाषा से संबंधित, उन्हीं सभी अनुच्छेदों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो संविधान में हिंदी भाषा संबंधित उपबंध जो हैं यानी अनुच्छेद जो हैं उन्हीं पर चर्चा होगी। तो पहला अनुच्छेद जो है हमारा क्या आता है, 343 आता है। तो 43 में क्या है, 44 में क्या है, हमारी भाषाओं को किस प्रकार रखा गया है, कैसे रखा गया है। और उसके बाद ये जो है ये शास्त्र हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, अनुच्छेद से रिलेटेड 2 क्वेश्चन या ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है 343। 343 में क्या दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। संघ की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तथा भारतीय अंकों का रूप, अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का कैसा रूप होगा, अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा और अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। ये बात जो है हमारे 343 अनुच्छेद में है हमारी हिंदी भाषा के लिए। अगला हमारा अनुच्छेद कौन सा है, 344 है। 344 में क्या कहा गया है, 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है हमारा वो क्या करेगा, 5 वर्ष के बाद और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो ये 344 में कहा गया है। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। जैसे 4-5 जो हमारे महत्वपूर्ण है बिंदु वो क्या है। जैसे पहला बिंदु है कि शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी का अधिक प्रयोग करें। ये हमारा राष्ट्रपति के लिए आयोग का कर्तव्य है कि ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन रखना है। उसके बाद है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी ही होगी। उसके बाद है कि संघ के किसी भी क्या है कि संघ के किसी एक या अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में होनी चाहिए भाषा। ये जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच एक या एक से अधिक राज्यों के बीच पत्रादाद की भाषा होगी तो उसे राजभाषा घोषित किया जाएगा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक
और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हित का सम्यक ध्यान रखेगा। ये बात जो है हमारी किसमें है, किस अनुच्छेद में है, 344 में। 345 अनुच्छेद जो हमारा है वो क्या कहता है, ये कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या उससे अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं राजकीय शासकीय प्रयोजन के लिए अंगीकार कर सकता है जब तक ऐसा नहीं किया जाता है अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। ये बात जो है हमारी 345 में की गई है कि किसी राज्य का विधानमंडल हो या विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी शासकीय प्रयोजन में शामिल किया जाएगा, तभी हिंदी राजकीय भाषा उस राज्य की होगी, नहीं तो अंग्रेजी में ही कार्य किया जाएगा। ये बात है मेरी 345 अनुच्छेद में। अगला हमारा अनुच्छेद आता है 346 अनुच्छेद आता है। इसमें क्या कहा गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या दो से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। ये बात जो है हमारे अनुच्छेद 346 में लिखी गई है। अगला अनुच्छेद हमारा है 347। 347 अनुच्छेद में क्या है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का बंद कर सकता है। ये बात हमारी 347 अनुच्छेद में है कि जनसंख्या जो है किसी भी राज्य की जनसंख्या आए अगर वो मांग करती है कि हमारे राज्य की भाषा हिंदी होनी चाहिए तो राष्ट्रपति को या दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को दर्जा मिलना चाहिए, तो राष्ट्रपति को ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है 348 अनुच्छेद 348। इसमें क्या है कि जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे, क्या है कि जब तक संसद जो है विधि द्वारा यानी किसी बिल के द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां जो हैं अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधायकों या संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों या उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे, लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा।
लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। ये बात जो है हमारी 348 अनुच्छेद में कही गई है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद है 349। 349 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष, कितने वर्ष? 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध कराने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, उसके बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भाषा है वो 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने, 15 वर्ष हो गए उसको प्रयोग की गई है, उसके बाद कोई विधेयक या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर राजभाषा आयोग का दर्जा तभी मिलेगा जब वह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा उस बात को। ये हमारे 349 अनुच्छेद में ये बात कही गई है। उसके बाद हमारा आता है 350(1). अनुच्छेद 350(1) जो है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। क्या होगा? अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 350 में, कि जो बच्चे हैं प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनकी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। क्या करेगा? विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपयों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। ये बात जो है हमारी 350 अनुच्छेद 350 में कही गई है। अगला है हमारा अनुच्छेद 351। 351 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 351 में कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये किसमें कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए और सभी लोग हिंदी भाषा को ही महत्वपूर्ण माने। ये 351 अनुच्छेद में कही गई है, आर्टिकल 351 में। और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृति और गौणत्य अन्य भाषाओं से संबंध शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। ये 351 में कहा गया है। और ये भाषाएं जो हैं वो हमारी कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। अब देखते हैं हम कि विधान मंडलों में भाषा जो है वो किस तरह की है और किस क्या क्या इसमें है। विधान मंडलों की भाषा, इसमें जो पॉइंट है कि संविधान के भाग 5 में, किसमें? संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 120 में संसद की भाषा का उपबंध है। उसमें कहा गया है कि संसद कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। संसद में जो कार्य है वो हिंदी या अंग्रेजी में
किया जाएगा। ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद 120 में। लेकिन यथास्थिति सदन का पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अब जैसे है कि संसद में है, पीठासीन हमारा अधिकारी है और किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है, उसकी भाषा है हिंदी या तमिल या मलयालम कुछ भी है, तो उसके बाद वो अपनी मातृभाषा में वो बात कह सकता है। ये बात हमारी आर्टिकल 120 में कही गई है। अगला पॉइंट हमारा है कि संविधान के भाग 6 में क्या कहा गया है? भाग 6 और आर्टिकल 210 में क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। राज्य के विधानमंडलों में कार्य राज्य की या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। किसी सदन का पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुमति दे सकता है। सेम बात लिखी गई है, बस थोड़ा सा इधर से उधर किया गया है। इसमें विधानमंडल है, उसमें सांसद है। उसके बाद सन 1950 के बाद हिंदी की प्रगति कैसे हुई, ये भी देख लेते हैं। कि सन 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति जो है वो कैसे हुई। पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो थे उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी खेर ने और राजेंद्र प्रसाद ने। किसकी अध्यक्षता में हुआ? राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक और बीजी खेर। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। इसमें अगला पॉइंट है कि राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समक्ष 1957 में रखा गया। अगला पॉइंट हमारा है कि राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए सन 1957 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 ईस्वी में दिया था। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 स्थायी आयोग की स्थापना की, जिसे कौन कौन से? राजभाषा विधायी आयोग 1961 में विधि मंत्रालय द्वारा। फिर वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली आयोग 1961 में इसका गठन हुआ और शिक्षा मंत्री द्वारा यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उसके बाद सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1976 में क्या किया गया? राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया, जो 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न है। अधिनियमों को देख लेते हैं। जैसे राजभाषा अधिनियम किस वर्ष हुआ? 1963 से 1967 तक। फिर राजभाषा संकल्प अधिनियम कब बना? 1968 में। फिर प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम कब बना? 1973 से। फिर राजभाषा अधिनियम कब बना? 1976 में। राजभाषा अधिनियम में 1963 में कुल कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं थी राजभाषा अधिनियम में। अगला पॉइंट हमारा है कि राजभाषा नियम में
1976 में कुल नियम कितने थे? 12 नियम थे। देखो, राजभाषा अधिनियम में कुल धाराएं कितनी थी? 9 और नियम कितने थे? 12। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से वर्ग? का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से राज्य रखे गए? जैसे पत्र व्यवहार, जैसे इसमें का वर्ग में है क्षेत्र कौन कौन से हैं? पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएं, ये का वर्ग में आते हैं। का वर्ग में कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये इन क्षेत्रों में जो है हिंदी में ही कार्य किया जाए। और खा वर्ग में कौन से क्षेत्र रखे गए? खा वर्ग में इसमें जो है पत्र व्यवहार में द्विभाषी नीति का प्रयोग का पालन हो, यानी 2 भाषाएं प्रयोग में की जाएं। खा वर्ग में कौन से क्षेत्र हैं? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। उसके बाद गा वर्ग में कौन से क्षेत्र रखे गए? इसमें अंग्रेजी में ही कार्य किए जाएं, पत्र व्यवहार जो है अंग्रेजी में ही किए जाएं। कौन से क्षेत्र हैं इसमें? गा वर्ग में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ये जो है राजभाषा अधिनियम नियम 1976 में 3 वर्गों में विभाजित किया गया। का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। का वर्ग में हिंदी में ही कार्य किए जाएं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। कितने हैं? 7 राज्य हैं जिसमें हिंदी में ही कार्य किया जाए। ये जो है का वर्ग के हैं। खा वर्ग में कितने हैं? खा वर्ग में 5 हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जिसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाए और अंग्रेजी भाषा सिर्फ प्रयोग की जाए, वो 4 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। तो ये था आज का हमारा शस्त्र, जिसमें हमने भाषाओं के बारे में और आर्टिकल पढ़े। क्या क्या हमारे आर्टिकल में क्या नियम थे, क्या अधिनियम थे, किस तरह से क्या किसमें रखा गया। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।